प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे उसका नाम है खेल। यह एक कहानी है जो प्रसिद्ध कहानीकार जैनेंद्र कुमार ने लिखी थी। यह बीए प्रथम वर्ष के कथा साहित्य प्रश्न पेपर में सम्मिलित है। आज हम बाल मनोविज्ञान पर आधारित इसी छोटी सी कहानी पर बात करेंगे। जैनेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय। इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ। अलीगढ़ के पास इनका जन्म हुआ और हस्तिनापुर में एक गुरुकुल में इनकी पढ़ाई हुई। मात्र 2 ही वर्ष की उम्र में इनके सर से पिता का साया दूर हो गया। इनके बचपन का नाम आनंदीलाल था और इनकी जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई, जिसको हम BHUB कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। स्वतंत्रता आंदोलन अपने जोरों पर था। 1921 में इनकी उच्च शिक्षा बाधित हुई और यह असहयोग आंदोलन में गांधी जी की प्रेरणा से शामिल हो गए। कुछ दिनों ये जेल में भी रहे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी कॉन्फ्रेंस के सक्रिय सदस्य रहे और सद्भावना बढ़ाने के लिए इन्होंने लाला भगवान दास, सरोजिनी नायडू, विनोबा भावे जैसे लोगों के साथ मिलकर काम किया। प्रेमचंद से विशेष प्रभावित थे। उनका पहला कहानी संग्रह है 1929 में फांसी नाम से छपा। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है: पाजेब, एक रात, 2 चिड़ियाँ, स्पर्धा, ये इनकी कहानी संग्रह है। उपन्यासों में कल्याणी, सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, अनाम स्वामी, इसके अलावा मुक्तिबोध, परख, ये भी इनके उपन्यास हैं। मंथन, सोच विचार, बांग्लादेश एक यक्ष प्रश्न, उनके कुछ निबंधों के संग्रह हैं। इन्होंने कुछ संस्मरण और जीवनियाँ भी लिखी है। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मुक्तिबोध नामक उपन्यास पर मिला। यह प्रेमचंद के स्तर के कहानीकार माने जाते हैं। और हिंदी का जो कथा साहित्य है उसको एक विशिष्ट दृष्टि जो प्रेमचंद से अलग थी, एक नज़रिया देने का काम, एक मोड़ देने का काम इन्होंने किया। उनकी नई और मनोवैज्ञानिक विचारधारा के कारण उनकी आलोचना भी हुई, किंतु परवर्ती रचनाकारों ने उनको मानव मन का व नए युग का मसीहा कहा।
जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसका विरोध होता है, आलोचना होती है, और फिर अगर वह जो नई चीज़ है, नई दृष्टि है, वो समयानुकूल होती है, युग की आवश्यकता होती है, तो बाद में वो सराही भी जाती है। ऐसा ही जैनेंद्र कुमार के साथ भी हुआ। ये मानव मन के सूक्ष्म चितेरे थे। इनकी भाषा में सहजता और रोचकता है। मानवीय भाषा लिखते हैं, ये व्यक्ति की भाषा। कहीं कहीं पर नवविन्यास और दार्शनिकता के कारण उनकी शैली गंभीर, जटिल और उच्च स्तरीय हो गई है। अपनी बेबाकी के कारण वो हमेशा चर्चा में रहे। बेबाक ढंग से बात कहना उनकी मुख्य विशेषता थी। समय और हम, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। दशार्क, त्यागपत्र, परख, सुनीता, नीलम देश की राजकन्या, ये तमाम रचनाएं इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। और इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1988 को हुई। जैनेंद्र कुमार की साहित्यिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो जैनेंद्र जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश। दर्शन जिसे हम फिलॉसफी कहते हैं, मनोविज्ञान जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं, उसका संगम इनकी कहानियों के किरदारों में, घटनाओं में देखने को हमें मिलता है। प्रेमचंद से इनकी तुलना की जाए तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद का ध्यान सामाजिक समस्याओं पर था। जैसे पंच परमेश्वर है, नमक का दरोगा है, ये समाज में फैली हुई जो समस्याएं हैं उन पे प्रेमचंद ने रचना की। प्रेमचंद की कोई भी कहानी आप ले लीजिए, सामाजिक समस्याओं पे वो कहानी है। जबकि जैनेंद्र ने व्यक्ति मन की जो भावनाएं हैं उनको केंद्र में रखा। जैसे हम कहें कि विवाह बाल विवाह एक समस्या है, दहेज प्रथा एक समस्या है, लेकिन जैनेंद्र ने माना कि विवाह भी एक समस्या हो सकती है। व्यक्ति मन की भावनाएं, जो मानसिक स्तर पर जो समस्याएं होती है, उसको उन्होंने अपनी कहानियों का आधार बनाया। बाल मनोविज्ञान इनका प्रिय विषय रहा। व्यक्ति को केंद्र में रखकर उस व्यक्ति की भावनाओं, उसके मनोविकारों, उसके जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं और उनके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी कहानियों की विषय वस्तु है। चाहे आप त्यागपत्र उपन्यास ले लीजिए, त्यागपत्र उपन्यास में की जो नायिका है, उसकी विवाह की समस्या है। विवाह की समस्या को रखा गया है और उस नायिका मृणाल, जिसका नाम है, उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को कहानीकार या उपन्यासकार मार्मिक ढंग से रखता है। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास, आप जब मौका मिले तो इसे अवश्य पढ़ना। मृणाल उसकी नायिका है।
तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी प्रमुख विशेषता है। जैनेंद्र अपने पात्रों की छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं को कहानी का रूप प्रदान कर देते हैं। एक कहानी है पाजेब, जिसमें पाजेब के खो जाने की छोटी सी घटना है और उस छोटी सी घटना के बाद किस तरह से बच्चे पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाता है। उस पाजेब को लेकर बच्चा अपनी बात कह नहीं पाता है, डरता है। तो उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन पाजेब कहानी में आपने पढ़ी होगी, 12वीं में थी। जयशंकर प्रसाद जी ने, इन्होंने जैनेंद्र कुमार जी ने किया है। और भी उनकी कई कहानियाँ हैं, जैसे खेल कहानी आप पढ़ें, उसमें भी यही बात है। छोटी छोटी घटनाएं कहानी का रूप बन जाती है। बाहर से हमें ये बड़ी साधारण सी घटनाएं लगती हैं, पर जैनेंद्र अपनी रचना दृष्टि से, अपनी कलात्मकता से उन छोटी छोटी घटनाओं में ऐसे दृष्टि बिंदु ढूंढ लेते हैं जो उसे एक कहानी का रूप देते हैं। उसमें दार्शनिक पहलू उस कहानी का वो ढूंढ लेते हैं और इस तरह से व्यक्ति के मन के उथल पुथल द्वंद्व को जीवन दर्शन से वो जोड़ते हैं, जीवन दर्शन के स्तर पर उसको समझते हैं। और उनका जो जीवन दर्शन है वो मुख्यतः गांधीवाद है। गांधीवाद की जो विशेषताएं हैं, जैसे अहिंसा, सहिष्णुता, सत्याग्रह और सत्याग्रह के लिए खुद दुख सहना, हिंसा नहीं करना, दूसरों के हृदय का परिवर्तन करना, खुद दुख सहते जाना, दूसरों के हृदय को परिवर्तन का मौका देना, ये तमाम चीज़ें उनकी कहानियों में दिखाई देती है। पाजेब कहानी में क्या होता है, बच्चे को कितना धमकाया जाता है, डराया जाता है कि वो सच सच बताए। अब बच्चे ने चोरी की नहीं पाजेब की, तो वो क्या बताए, सहता रहता बच्चा। और अंत में आज ये खुलता है कि वह पाजेब तो उसकी बुआ ही अपने साथ गलती से चली गई थी। तो इस तरह की जो मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ बनती हैं, उन पर जैनेंद्र कुमार जी एक दार्शनिक परिणति उसकी दे देते हैं। एक इनकी जो साहित्यिक विशेषता है, आपको अगर प्रश्न आते भी हैं कि कहानी कला की विशेषताएं लिखिए, जैनेंद्र की कहानी कला की क्या विशेषताएं हैं जो उन्हें प्रेमचंद से अलग करती हैं, या मनोवैज्ञानिक कहानी की क्या विशेषताएं हैं, उसकी जब बात होगी तो आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। ये एक बड़ी विशेषता है कि सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया में जैनेंद्र ने शिल्प और शैली के अनेक नए प्रयोग किए। सामान्य सी घटना, सरल सी घटना के आवरण में के माध्यम से गंभीर मनोवैज्ञानिक तथ्य का उद्घाटन करना, उसको एक दार्शनिक परिणति देना, ये उनकी खास विशेषता है। और इसके लिए उन्हें कई प्रकार की नई नई कथा शिल्पों का आविष्कार करना पड़ा। उनकी कहानियाँ कभी आपको पत्रों के रूप में मिलेगी, एक पात्र दूसरे पात्र को पत्र लिख रहा है, फिर उसका जवाब आ रहा है, फिर पत्र लिख रहा है। पत्र शैली में भी कहानियाँ लिखी है। आत्मकथा के रूप में मिलेगी। त्यागपत्र उपन्यास क्या है, एक तरह से वो आत्मकथा है। उसका जो नायक है वो खुद की कहानी लिखता है कि किस तरह से उसकी बुआ पर जुल्म हुए। संवाद के रूप में मिलेगी। संवाद ज़्यादा पाए जाएंगे। आप पाजेब कहानी में देखें, उसमें संवाद है, बच्चे का और उसकी माँ का और उसके पिता का आपस में एक दूसरे से संवाद है। स्वगत कथन के रूप में मिलेगी। इनका एक उपन्यास है परख, उसमें आपको स्वगत कथन बड़े ही मार्मिक स्वगत कथन आपको लगेंगे, खुद से की गई बातें। ये भी एक बात को कहने का ढंग है। इसके अलावा जो पारंपरिक कथा शिल्प है, जैसे वार्ता, बातचीत, बात, कथा, वार्ता, दृष्टांत, उदाहरण, अन्योक्ति, प्रतीक कथा, सिंबॉलिक ढंग से बात को कहना, ये तमाम चीज़ें हैं
उनका नए ढंग से प्रयोग इन्होंने किया है। पुराने शिल्प को तोड़ा, ये उनकी खास विशेषता है। उन भाषा को एक पारदर्शी रूप दिया, नई भंगिमा भाषा को दी, जिसमें व्यक्ति की भाषा को प्रधानता मिली। समाज में जो उथल पुथल की भाषा है, सामाजिक घटनाओं की जो भाषा है, समाज जिस भाषा को निर्माण करता है अपनी ज़रूरतों के लिए, उस भाषा का इस्तेमाल तो किया ही, पर साथ में एक व्यक्ति की जो भाषा होता है, एक इंडिविजुअल की जो भाषा होती है, वो आपको इनकी कहानियों में देखने को मिलती है। घरेलू बोलचाल की, दैनंदिन समस्याएं का बड़ा ही आयासहीन, बिल्कुल एफर्टलेसली, ऐसा लगता नहीं है कि वो कहानी लिख रहे हैं। कहानी चलती रहती है अपनी गति से। छोटे छोटे वाक्यों में बातों को गूंथते हैं, एक शब्द फालतू का नहीं लिखते हैं, और कहानी अपने अर्थ से दीप्त होने लगती है और पाठक के हृदय को भिगो देती है। ये इनकी कहानियों की बड़ी विशेषता है। आप पढ़ें तब आप जान पाएंगे। और एक ऐसे स्तर पर कहानी पहुंच जाती है कि धीरे धीरे पाठक रचना में इतना मिलता जाता है कि वो धीरे धीरे उस सारी घटना का भोक्ता बन जाता है। खुद ऐसे लगता है कि वो खुद भोग रहा है, उस सारी जो घटना चक्र है उसका भोक्ता बन रहा है, खुद उसको भोग रहा है, उस दुख को, उस सुख को, उसको वो खुद भोग रहा है, उस पीड़ा को, उस द्वंद्व को वो खुद भोग रहा है। आप आज कहानी पढ़े तो बच्चे की जो मनोस्थिति है उससे आपका तादात्म्य हो जाता है। अगर आप इनकी सारी कहानियाँ पढ़ना चाहें तो जैनेंद्र की कहानियों के नाम से ये कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। इस तरह से हम देखते हैं विद्यार्थियों कि ये जो जैनेंद्र कुमार है, इन्होंने मनोवैज्ञानिक कहानी पर बहुत काम किया और प्रेमचंद के स्तर के कहानीकार कहलाए। प्रेमचंद जब समाज की समस्याओं पे लिख रहे थे तो उनकी बड़ी सराहना हो रही थी, अखबारों में खूब आलोचनाएं उनकी छप रही थी कि बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी जा रही है, समाज के बारे में चिंता प्रकट की जा रही है। लेकिन जब जैनेंद्र ने व्यक्ति के बारे में चिंता प्रकट की, व्यक्ति के दुख सुख के बारे में बात करनी शुरू की, तो उनकी आलोचना हुई कि इस प्रेमचंद को जहाँ समाज की चिंता है, वही जैनेंद्र कुमार को एक व्यक्ति की चिंता है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, व्यक्ति के लोभ लालच को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बात उस समय लोग समझ नहीं पाए। उनकी कहानी बहुत आगे की कहानी थी और बहुत पढ़े लिखे कहानीकार थे, रचनाकार थे, और उनकी कहानियाँ उस समय के जो प्रबुद्ध पाठक थे, विद्वान पाठक थे, उनके लिए थी, जिनको मनोविज्ञान का, दर्शन का थोड़ा ज्ञान था। ऐसे उच्च स्तर के प्रबुद्ध पाठकों के लिए उनकी कहानियाँ थी, जो बाद में जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ तो धीरे धीरे उनकी कहानियों की ग्राह्यता बढ़ी और प्रेमचंद की जो सामाजिक कहानी है उसको एक नया रूप इन्होंने दिया और ये रूप कहलाया मनोवैज्ञानिक कहानी। इनमें भावनाएं हैं, अंतर्द्वंद है, मनोविज्ञान है, दर्शन का मणिकांचन संयोग हुआ है। और जैनेंद्र जैसे जो स्कूल के जो कहानीकार हैं, जैसे कई प्रसाद जी की भी कई कहानियां हैं जिनमें मनोविज्ञान का बहुत ही अच्छा, लेकिन वो इतिहास के साथ मनोविज्ञान को जोड़ते हैं, जबकि जैनेंद्र दर्शन के साथ मनोविज्ञान को जोड़ते हैं। तो मनोवैज्ञानिक स्थितियों को इन्होंने कहानियों का विषय बनाया। और इनका जो मनोविज्ञान है, आप जानते हैं कि मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान का फ्राइड को। सिगमंड फ्राइड बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए, जिन्होंने मानव के जो सपने होते हैं उनका बहुत ही गहन विश्लेषण किया कि सपने आदमी क्यों लेता है, सपनों का कारण क्या है। और वह फ्राइड पाता है कि जो व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं हैं, वो जब चेतना के स्तर पर सामने वो स्थिति आती है और वो पूरी नहीं हो पाती है, तो इच्छाएं मर जाती हैं, वो अवचेतन में रह जाती हैं। और अवचेतन में रह करके वो इच्छाएं उसकी चेतन मन को संचालित करती है, उसके जागृत जीवन को वो दमित इच्छाएं हैं वो प्रभावित करती है, संचालित करती है, जिसको आप कुंठा कह सकते हैं, दमित इच्छा कह सकते हैं, वही उसके जीवन को संचालित करती है। और वही दमित इच्छाएं स्वप्नों में अपना रूप ग्रहण करती है, घटित होती हैं।
तो सपनों का मनोविज्ञान समझाने का कार्य फ्राइड ने किया। फ्राइड ने व्यक्तित्व को सबसे पहले महत्व दिया और व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की सारी समस्याओं की जड़ उसका मनोविज्ञान है। मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य का महत्व उन्होंने बताया कि स्वस्थ मनोविज्ञान बहुत आवश्यक है। केवल सेहत का स्वास्थ्य से कुछ नहीं है, मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं होती है वो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। फ्राइड ने यह भी बताया कि व्यक्ति का जो मन होता है वो 3 भाग होता है, एक इड, एक ईगो, एक सुपर ईगो। और धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे ये जो स्टेज होती है मन की वो धीरे धीरे विकसित होती रहती है। पहले इड के स्तर पर होता है, फिर ईगो उसका डेवलप होता है और धीरे धीरे फिर ये जो सुपर ईगो तक बात जाती है। तो इस तरह से एक व्यक्ति के मन का विकास होता रहता है, ये उन्होंने सिद्ध किया। तो ये जो कहानीकार हैं जितने भी, जैसे कि आप इसकी श्रृंखला में मनोवैज्ञानिक कहानी की बात करें तो जैनेंद्र है, अज्ञे है, इलाचंद्र जोशी हैं, ये प्रमुख कहानीकार हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी। तो इन्होंने फ्राइड के मनोविश्लेषण को आधार बनाया। इसका एडलर और युंग, ये 2 मनोवैज्ञानिक विद्वान थे, विचारक थे, उनकी जो सिद्धांत थे उनके आधार पर कहानियाँ लिखी। पर मुख्य प्रभाव फ्राइड का ही इन पे रहा, क्योंकि ये बाद में हुए, एडलर और युंग बाद में हुए हैं। और फ्राइड ने तो यहाँ तक कहा कि कोई भी जो लेखक लिखता है वो लिखना एक तरह से सपने की तरह है। जो व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएं होती है उनको वो लिख कर के तृप्त होता है उनसे। लेखक के जीवन में जो कमियां होती है, दमित इच्छाएं होती है, वो लेखन के द्वारा पूरी होती है। ये तथ्य सबसे पहले इन्होंने दिया। लेखन एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये उन्होंने फ्राइड ने सबसे पहले बताया कि जो कमियां हैं उसकी जो मानसिक बीमारी है, फोबिया, डर है, इच्छाएं हैं, जुनून है, उनकी अभिव्यक्ति लेखन है। यहाँ तक फ्राइड ने कहा। तो इसका प्रभाव हिंदी और दुनिया की तमाम भाषाओं के लेखकों पर पड़ा और उन्होंने लिखना शुरू किया। इनमें से एक लेखक इलाचंद्र जोशी जो मनोविश्लेषणवादी हैं, उन्होंने पात्रों की कुंठाओं का चित्रण किया है। अज्ञे ने मनोविश्लेषण पर राजनीतिक आंदोलनों का प्रभाव या उनका जो आपसी संयोग दिखाया। वहीं जैनेंद्र ने दर्शन के साथ मनोविज्ञान को जोड़ा। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के समय में भी मनोविज्ञान तो नहीं था, लेकिन एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक जो समझ है वो उनकी कहानियों में भी दिखाई देती है। और यही आधुनिक कहानी की प्रमुख विशेषता है कि आधुनिक कहानी ने घटना के स्तर से ऊपर उठ करके मानसिक जो मनोभावनाएं हैं उनका चित्रण करने में अपनी रुचि दिखलाई थी। तो विद्यार्थियों, आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम खेल कहानी के बारे में बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि किस तरह से खेल एक आदर्श मनोवैज्ञानिक कहानी है, एक मॉडल है। वह बाल मनोविज्ञान पर किस तरह से वो बात करती है हम जानेंगे। आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं।